नमस्कार। हिंदी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विशेषण भाग 2 पढ़ेंगे। विशेषण भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा विशेषण क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण विशेष से क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा। अब भाग 2 में हम लोग पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो आइए देख लेते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। एक एक करके जानते हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संकेतवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा संख्यावाचक विशेषण। अब एक एक करके देख लेते हैं। चारों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे। अब देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण। आइए देख लेते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जिससे किसी संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध और दशा इत्यादि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम दुर्बल लड़का है। अब देखिए, राम दुर्बल लड़का है तो राम लड़का है, लेकिन उस लड़के की विशेषता क्या है? उसकी दुर्बलता। यानी राम दुर्बल लड़का है, उसमें विशेष है कि वह दुर्बल है। तो दुर्बल शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। उसका जो गुण है वह दुर्बलता है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब श्याम तेज लड़का है, यहाँ पे उसका गुण बताया जा रहा है कि तेज लड़का है। श्याम का गुण बताया जा रहा है कि वह तेज लड़का है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अब मोहन दुष्ट लड़का है, यह भी उसका एक गुण ही है। चाहे गुण कहें, देखिए, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, गुणवाचक विशेषण में बताया जाता है। तो यहाँ पे उसका दोष है, मोहन दुष्ट लड़का है, तो दुष्टता उसका गुण है। तो जब गुण बताया जा रहा है तो यहाँ पे भी गुणवाचक विशेषण होगा। अब देख लेते हैं संकेतवाचक विशेषण। इसका दूसरा नाम होता है सार्वनामिक विशेषण भी इसको कहते हैं। अब जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आते हैं या संकेत करते हैं। कहने का मतलब, संकेतवाचक विशेषण का जो प्रयोग होता है वह होते हैं सर्वनाम होते हुए भी वह संज्ञा से पहले लगाए जाते हैं और संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, इसीलिए इनका नाम संकेतवाचक विशेषण है। जैसे वह नौकर नहीं आया। अब वह जो सर्वनाम है वह नौकर की तरफ इशारा कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया। तो जब इशारा कर रहा है या संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। अब यह लड़का सुंदर है, तो यह सर्वनाम है और लड़का एक संज्ञा है। तो लेकिन देखिए, परिभाषा ये कह रही है कि सर्वनाम होते हुए भी संज्ञा से पहले आए। तो जो यह सर्वनाम है वह लड़का जो संज्ञा है उससे पहले इसका प्रयोग किया गया और लड़का की तरफ इशारा कर रहा है कि यह लड़का सुंदर है, तो इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। अब अगला है वह घोड़ा अच्छा है। अब वह घोड़ा अच्छा है, तो जो वह शब्द है यह सर्वनाम है और घोड़े की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है संख्यावाचक। इसमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। जैसे 4 घोड़े, 5 लड़के या कुछ लोग। अब संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद किए गए हैं, जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले देख लेते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। जैसे जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होती है वह निश्चित हो, वह कन्फर्म कर दी जाए, तो वहाँ पे निश्चित संख्यावाची विशेषण होगा। जैसे वे दोनों लड़के स्कूल गए। जैसे अब दोनों लड़के, संख्या कन्फर्म है कि वह 2 ही लड़के थे,
अब 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ पे भी कंफर्म कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि 4 घोड़े हैं। यहाँ फिक्स संख्या बताई जा रही है, संख्या निश्चित है, इसलिए यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक। अब इसी के जगह कह दिया जाता है कि कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं, तब अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है, क्योंकि कुछ घोड़े में पता नहीं 2 हैं कि 4 हैं 6 हैं, पता नहीं। अब तीसरा आदमी कहाँ गया, यहाँ पे भी देखिए तीसरा आदमी बताया जा रहा है, संख्या जो है कंफर्म की जा रही है कि पहला नहीं दूसरा नहीं बल्कि तीसरा आदमी कहाँ गया। यहाँ पे तीसरे आदमी मतलब यहाँ पे भी तीसरी संख्या जो है वह कंफर्म बताई जा रही है। लेकिन जब हम कहते हैं कुछ लोग जा रहे हैं, तो अब कुछ लोग में पता नहीं कितने लोग हैं, कह दिया जाए वहाँ बहुत से लोग खड़े हैं। अब बहुत से लोग हैं तो पता नहीं कितने लोग हैं, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे कुछ हो, कुछ लोग, बहुत से लोग, मतलब संख्या निश्चित न की जाए, तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब प्रयोग के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी भेद किए गए हैं। जैसे देखिए गणनावाचक विशेषण। अब गणना हम कैसे करते हैं, जैसे गणना का मतलब जब हम गिनते हैं तो सीरियल वाइज, जैसे 1 2 3 4 5 10 20 50 ऐसे करते हैं ना। तो जहाँ पे ऐसे सीरियल वाइज संख्याओं की गणना की जाए वहाँ पे गणनावाचक विशेषण होगा। और क्रमवाचक, क्रम मतलब इंग्लिश में जिसको कहते हैं सीरियल वाइज, एक क्रम से, मतलब ऐसे जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, जैसे एक पंक्ति लगानी होती है तो हम पहले पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके, तो जहाँ पे सीरियल बताया जाए पहला दूसरा तीसरा वहाँ पे क्रमवाचक होगा। अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार दोहराना, जैसे 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 1 और 1 को 2 बार दोहराया गया है। अब कह दिया जाए तिगुना, तो 1 + 1 + 1 3 बार, जब एक को दोहराया जाए तो वहाँ 3 गुना। चौगुना, 1 को 4 बार जब दोहराया जाए, तो जहाँ पे किसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए, वहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। अब है अगला है समुदायवाचक, जिससे समुदाय का बोध हो, जैसे किसी समूह का बोध हो। जैसे हमें अगर मान लीजिए केला लेना है तो हम ये कहेंगे 1 दर्जन केला है, चाहे जैसे कह दें दोनों समुदाय या तीनों चारों, तो इससे ये पता चला जैसे एक कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि इसमें 2 का समूह है या समुदाय है, 3 लोग हैं 4 लोग हैं 5 लोग हैं, ऐसे करके जहाँ पे समूह का बोध हो वहाँ पे समुदायवाचक विशेषण होगा। और प्रत्येक बोधक विशेषण, जैसे प्रत्येक में जैसे एक एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, जैसे प्रत्येक या हर एक या 2 2 ऐसे, मतलब प्रति एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वहाँ पर प्रत्येक बोधक होगा। अब अगला है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण के भी 2 भेद किए गए हैं, एक है पूर्णांक बोधक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है पूर्णांक, जहाँ पे पूर्ण अंक हो, मतलब पूरी अंक सीधे सीधे दी गई हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 ऐसे करके। अपूर्णांक का मतलब जहाँ पे पूर्ण संख्या न हो, बल्कि या तो वह पाव भर हो, चाहे आध पाव हो, सवा हो, पौन हो, मतलब आधा संख्या हो। पूर्ण संख्या जहाँ पे न हो वहाँ पे अपूर्णांक बोधक विशेषण होगा। अब अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, और मात्रा या जिसे कहते हैं नाप तौल का बोध कराने वाले को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर घी, थोड़ा पानी, तोला भर सोना, सब धन। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद किए गए हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देख लेते हैं, जैसे
निश्चित परिमाण बोधक में जैसे 2 सेर घी, यहाँ पे निश्चित कर दिया गया कि हमें 2 किलो घी ही चाहिए, न कि 5 किलो या 10 किलो चाहिए। अब कह रहे हैं 5 किलो चावल, मतलब एक फिक्स कर दिया गया कि हमको उसका जो वेट है, उसका भार जो है वह फिक्स है कि 5 किलो ही चाहिए, उससे कम ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो उसका भार है, उसकी मात्रा वह फिक्स कर दी गई है, निश्चित कर दी गई है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है, जैसे थोड़ा दूध। अब थोड़ा दूध में 1 पाव भी हो सकता है, आधा किलो भी हो सकता है, 3 पाव भी हो सकता है, या 1 केजी भी हो सकता है। तो मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कोई आदमी, अब पता नहीं कौन सा आदमी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद, तो प्रयोग की दृष्टि से भी विशेषण के 2 भेद किए गए, एक विशेष्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। आइए पहले देख लेते हैं विशेष्य विशेषण क्या होता है। जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है, वहाँ पर विशेष्य विशेषण होता है। जैसे झूठी बात मत बोलो। अब बात एक संज्ञा है और उसकी विशेषता जो है झूठी है, तो बात कैसी है, झूठी है, मतलब उसका विशेषता बताया जा रहा है झूठी के माध्यम से। तो बात एक संज्ञा है और यह संज्ञा से पहले जो झूठी उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेष्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण में क्या होता है, जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है, वहाँ पर विधेय विशेषण होता है। जैसे वह बात झूठी थी। अब देखिए कह रहा कि संज्ञा या सर्वनाम के बाद जब विशेषण आता है तो वहाँ पे विधेय विशेषण होता है। जैसे देखिए यह वह शब्द है, वह एक सर्वनाम होता है, आप जानते हैं, और वह के बाद जो बात एक संज्ञा और उसके संज्ञा के बाद में उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जब संज्ञा के बाद में या सर्वनाम के बाद में जब विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे विधेय विशेषण होगा। जैसे वह बात झूठी थी। अब बात जो है संज्ञा और वह कैसी है, झूठी है, तो इसकी विशेषता है कि वह बात झूठी है, मतलब इसकी विशेषता के बारे में, झूठी बात के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर विधेय विशेषण होगा। अब उम्मीद करते हैं कि विशेषण आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। नमस्कार।